नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 के पार, यानी उनको 400 पार जो है सीट चाहिए इस बार तीसरे टर्म में। लेकिन स्थिति जो है कुछ बदली हुई नजर आ रही है। किसी राज्य में जो है बीजेपी की जो 2019 का आंकड़ा है वो भी उससे भी नीचे जा रही है, किसी राज्य में बढ़ भी रही है। तो सबसे ज़्यादा भरोसा भाजपा ने इस समय किया हुआ था पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पूरी शक्ति लगा दी है, पूरी ताकत लगा दी है और किसी भी हालत में वहाँ पर बड़ी संख्या में सीट निकालने की कोशिश कर रही है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या परिस्थिति बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है सीट ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि 2014 की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ एक सीट मिली थी। उसके बाद 2019 में उन्हें 18 सीट मिली थी और 2024 में उनका ऐसा गणित है कि 30 सीट से भी ज़्यादा मिल सकती है। तो इसी पर हम आज विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ में है शैलेश मिश्रा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के ही उत्तर भारतीय मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं और काफ़ी अरसे से जो है पार्टी जुड़े हुए हैं और इनका जो है बंगाल पर काफ़ी स्टडी है। तो हम इसे आज जानेंगे कि पश्चिम बंगाल की जो वहाँ पर स्थितियाँ हैं, जो वहाँ पर इसके पहले जो संदेश खाली का मामला उठा, क्या इन सब चीज़ पर जो है भाजपा अपना फ़ायदा उठाते हुए दिख रही है या ममता बनर्जी इसको दबाने की पूरी जो कोशिश कर रही है वो सफल होगी। स्वागत है सर हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका। आप लगातार हमारे साथ बने हुए हो, उसके लिए धन्यवाद। तो क्या कहेंगे, जो पश्चिम बंगाल का जो आंकड़ा है, भाजपा को काफ़ी भरोसा है कि इस बार कुछ स्टेट्स में जो सीट्स कम हो रहे हैं उसको जो है पश्चिम बंगाल पूरा करेगी। क्या मानते हैं इसको? श्याम भैया, सबसे ज़्यादा अगर मैं बंगाल में किसी के ऊपर भरोसा कर सकता हूं तो वहाँ के भद्रजन जी। करीब करीब 3 से 4% वहाँ पे जो भद्रजन है यही बंगाल का भविष्य तय करते हैं। और आज तक जो भी गति दुर्गति बंगाल की हुई है इसमें प्रमुख कैटलिस्ट या प्रमुख भूमिका रही है तो ये भद्रजनों की ही है जी। आपको याद होगा कि जब बहुत मशहूर बंगाल का अकाल हुआ था, बंगाल की जो गरीबी है इसको हर विदेशी ताकत ने उसको इस्तेमाल करने का कोशिश किया है और उसी के माध्यम से धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से शोषण करके बंगाल को कंगाल बनाने का काम किया है। और इसमें सबसे बड़ा साथ दिया है लेफ्टिस्ट वाले लोगों ने जी। लेफ्टिस्ट वाले लोगों ने एक समय पे भारत की राजधानी रहा बंगाल कलकत्ता, लेकिन ये कम्युनिस्ट माओवादी संस्कृति, माओवादी विचारधारा के वजह से वहाँ की पूरी इंडस्ट्री को ये लोगों ने तहस नहस कर दिया, वहाँ की पूरी संस्कृति को उद्ध्वस्त कर दिया। वहाँ का जो धार्मिक जो विचारधारा थी, जो कला थी, इन सब को मिटाकर वहाँ के हिंदुत्व की पहचान को मिटाने का अगर किसी ने काम किया है तो ये कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लेफ्टिस्ट लोगों ने काम किया है। लेकिन वहाँ खत्म हो चुकी है, आज वहाँ लेफ्टिस्ट खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस में रहते हुए जब उनको पता चला कि कांग्रेस अंदर अंदर लेफ्ट से पूरी तरह से मिली हुई है और वो कांग्रेस के भरोसे पे वहां पे सत्ता नहीं ला सकती है, तो उन्होंने अकेले तृणमूल कांग्रेस बना के वहां पे लेफ्ट को खत्म किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ममता के उसी आचरण का, लेफ्टिस्ट के आचरण को ही लेके ममता बनर्जी ने लेफ्ट को खत्म किया, लेकिन लेफ्ट को पूरी तरीके से निचोड़ के खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उस लेफ्टिस्ट, उस तृणमूल कांग्रेस की विचारधारा को जड़ से उखाड़ के वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के कानून व्यवस्था और वहाँ का जो अर्थतंत्र उसको अगर स्थापित कर सकता है अगर कोई, तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी 4 सीट से लेके वहाँ पे 18 सीट तक पहुंची है और इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम वहाँ पे 35 सीट कम से कम पाए और वहाँ की जनता को, वहाँ की गरीब जनता को, आपने जैसे बताया संदेश थाली, शर्म आनी चाहिए। माँ माटी मानुष कह के ममता बनर्जी वहां पे सत्ता में आई थी, ना तो माँ को न्याय दे सकी, ना तो मानुष को न्याय दे सकी, ना तो वहां पे माटी को न्याय दे सकी। सिंगूर में जिस तरीके से टाटा ने वहां पे इंडस्ट्री का प्लांट लगाया था, नैनो, किस तरीके से इन्होंने किया, वो तो शुभेंदु चतुर्वेदी जो है अपने अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने सही समय रहते हुए वो जाग गए और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए और आज से कम सिद्धूर के लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी हुई है। और आप देखना जरूर कि जिस तरीके से वहां पे भारतीय जनता पार्टी का जो एक काम करने का तरीका है वो सिर्फ चुनाव में काम करती ही नहीं है,
वो हमेशा निरंतर जनता की सेवा में लगी रहती है। जो कट की संस्कृति इन्होंने लाई है, जो करप्शन देखो ना, घर घर में पूरा ढीगला का ढीगला नोट मिल रहा है जी। मतलब करप्शन का भी कुछ तो हद होना चाहिए। 25,000 शिक्षक लोग, 25,000 शिक्षक लोगों की नौकरी हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। क्या करप्शन, किस हद तक करप्शन ये लोगों ने किया है? खाली बस माइनॉरिटी अपीजमेंट एक मेव एजेंडा लेके ये लोग चल रही है। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को देख लो, जो खालिस्तानियों के साथ जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे ममता बनर्जी को देख लो, ये पूरी तरीके से माइनॉरिटी परस्त हो चुकी है। और ये अगर इनको नहीं रोका गया तो इनके जो जड़ें हैं वो भारत के अंदर पूरी तरीके से घुसती जा रही है, महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। आज उद्धव ठाकरे और ये संजय राउत जिस तरीके से बड़बोलापन करता है, और जिस तरीके से, अब शरद पवार जी का भी नाम मैं लूंगा कि जब यहाँ पे मुंबई में हमला हुआ था उस समय में झूठ बोल के कि नहीं उसमें मुसलमानों की भी हत्या हुई है, उनका भी नुकसान हुआ है, कह के हिंदुओं के आक्रोश को काबू में करने का कोशिश किया है। मैं ये स्पष्ट रूप से मानता हूं कि भारत को ये विदेशी ताकतें, खास तौर से ये माइनॉरिटी यानी ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है, ये और ये मिशनरी लोग, इन लोगों ने चारों तरफ से जकड़ लिया है। और इसको बंगाल ये इनका नाभि रहा हुआ है। बंगाल है ना, शुरू से मदर टेरेसा ने वहां जाके जिस तरीके से गरीबों का क्या वहां पे, जहां पे सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर इनके जैसे महान हस्तियां, जहां पे विवेकानंद जैसी महान हस्तियां जहां पे जन्म ली, वहां पे क्या आपको विदेशी कोई आके वहां के गरीबों को न्याय देगा और वहां का सुधार करेगा? राजा राम मोहन राय जिन्होंने लड़कियों के विधवा शादियों के लिए किया, उनकी शिक्षा के लिए किया, ऐसे ऐसे महान लोग बंगाल में जन्मे हुए हैं। लेकिन ये ममता बनर्जी ने सारे बंगाल की संस्कृति को नष्ट करके सिर्फ अपनी सत्ता की ताकत की वजह से, सिर्फ सत्ता के लोभ की वजह से वहां पे रोहिंग्या लोगों को लाके बसा रही है, पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी है। और भद्रजनों की यह कमजोरी रही हुई है कि भद्रजनों ने वहां की संस्कृति को, वहां की शिक्षा को, वहां के अर्थतंत्र को विश्व के स्तर पर, इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर वहां पे ले जाकर उन्होंने वो ख्याति लाई हुई है। लेकिन बंगाल में क्या हाल है? बंगाल की जो गरीब जनता है, जो सीधी जनता है, जो अपने काम से काम करने वाली जनता है, उसको गुमराह करके, उसको डरा के, उसको धमका के, उसको गुलाम बनाने का काम किया है अगर किसी ने, तो ममता बनर्जी ने किया है। 2019 में उनको 34, 2016 में उनको 34 सीट थी ना जी, 2014 में, और 2019 में उनको 22 सीट मिली हुई है। और देखना वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। इसी तरीके से विधानसभा में भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। 2211 से लेकर 2215 तक यहाँ पे आई, उनकी जो मत परसेंटेज है वो 3% और 4% बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद उनकी सीटें कम हुई हैं। 2014 से 2019 में 12 सीटें उनकी कम हुई हैं, विधानसभा में उनकी सीटें बढ़ी हुई हैं। तो ये उनकी दादागिरी की वजह से है। वहां पे बूथ कैप्चरिंग आज की तारीख में भी सत्यता है, हकीकत है। किसी भी तरीके से वहां के पुलिस तंत्र का इस्तेमाल करके वो वहां के मतदाताओं को मतदान करने के लिए नहीं देती है। तो मेरा ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारा तो लक्ष्य है, हमारा संकल्प है कि किसी भी तरीके से जब तक हम भारतीय जनता पार्टी बंगाल को नहीं मुक्त कराएगी इस चंगुल से, तब तक भारत की प्रगति के अंदर हम लोग पूर्णत्व नहीं ला सकते। ममता बनर्जी तो भारतीय जनता पार्टी किसी कानून को नहीं मानती, किसी न्यायालय को नहीं मानती। अभी जो जिस तरह से रिजर्वेशन का आरोप लगा उनके ऊपर, माइनॉरिटी को ओबीसी कोटे से उनको रिजर्वेशन का जो खुलासा हुआ है उसको भी मानने को तैयार नहीं है। तो आखिर में जिस तरह से स्थिति बनी हुई है उसको भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, जो हमारा संघ परिवार का जो कैडर है, वो पूरी तरीके से घर घर जार तक, लाभार्थियों तक पहुंचकर वहां पे मोदी जी की सारी योजनाओं से उनको अवगत कराता है। ये बात और है कि भारतीय केंद्र की योजनाओं के ऊपर ममता बनर्जी अपना स्टिकर लगा के उसको अपना योजना बना के पेश करती है। और इसी तरीके से नरेगा का भी पैसा डाइवर्ट करके उन्होंने वक्फ बोर्ड को दे दिया। क्यों ऐसा होना चाहिए? और इसकी मैं आप सब पत्रकार महोदयों से नम्र निवेदन करूंगा कि वहां पे जो अराजकता ममता बनर्जी कर रही है, इसको इंटरनेशनल लेवल पे उठाना पड़ेगा। नहीं तो वो वहां की पूरी तरीके से उसको डेमोग्राफी चेंज करने के पीछे पड़ गई है। वो अपनी सत्ता के लालची, इस हद तक लालची हो गई है। सोचो, बंगाल में गौ तस्करी होती है, मानव तस्करी होती है, वहां के जो दलित लोग हैं उनको न्याय नहीं मिलता है।
उनको वहां के रोहिंग्या वालों को आके यहाँ पे नागरिकता, उनको पासपोर्ट बना के, उनका आधार कार्ड बना के उनको नागरिक बना दिया जाता है। लेकिन वहीं के हिंदू लोगों को वहां से पलायन करना पड़ता है। क्यों पलायन करना पड़ता है? आज आप बनारस में चले जाइए, आप इलाहाबाद में चले जाइए, आप बिहार में चले जाइए, आपको अधिक से अधिक बंगाल के हिंदू भाई मिलेंगे। उनकी जनसंख्या एकदम धड़ल्ले से कम होते जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का मताधिक्य वहां पे बढ़ता जा रहा है। ये तो और है कि इस बार इंडी गठबंधन के अंदर कांग्रेस का और तृणमूल का गठबंधन नहीं हो पाया, और नहीं हो पाया कि पीछे भी इनकी एक ही लड़ाई है, कांग्रेस की भी एक ही लड़ाई है और तृणमूल की भी एक ही लड़ाई है, समाजवादी पार्टी की भी एक ही लड़ाई है और आम आदमी पार्टी की भी एक ही लड़ाई है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। ये लोगों को जो फंडिंग मिल रहा है, खालिस्तान का फंडिंग मिल रहा है अरविंद केजरीवाल को, सिर्फ एक ही शर्त पे फंडिंग मिल रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के ये लोग सदस्य हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के ये लोग मेन सदस्य हैं जो लोग भारत का टुकड़ा करने के पीछे पड़े हैं। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी का तो लक्ष्य रहेगा कि इस बार के चुनाव में हमको 35 के 35 सीट, हमारा जो लक्ष्य है 42 में से 35 सीट हमको पाना है, और इसी लक्ष्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि वहां की जो आम जनता है उसको अगर सहारा मिल गया, उसको अगर इस भय तंत्र से, इस लाठी के तंत्र से, इस पुलिस के तंत्र से अगर उसको मुक्ति दिलाई गई, अगर खुद कर उसको वोट देने का मौका मिला, तो वो भारतीय जनता पार्टी का सरकार बंगाल राज्य में भी और यहां से भी 35 का 35 क्या 42 का 42 सीट वहां से जीत के ला सकती है। धन्यवाद शैलेश जी। तो हम इस चर्चा कर रहे थे पश्चिम बंगाल पर कि जो भारतीय जनता पार्टी पूरी भरोसा कर रही है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेगी और किस मुद्दे पर मिलेगी, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसको जो है शैलेश जी हमारे जो मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने काफ़ी बारीकी से बताया कि हमारा वहाँ पर संकल्प क्या है, हमारा ध्येय क्या है, हम लोगों के बीच में किस तरह जा रहे हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। पश्चिम बंगाल के बारे में आप लोग भी बहुत कुछ जानते होंगे, तो हमें लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषण के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद शैलेश जी, धन्यवाद, जय हिंद।